गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोगों का जो टॉपिक है दैट इज़ कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन में ऑलरेडी हम लोगों ने फंडामेंटल क्लास कल कर ली थी। इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है उसे मैंने अच्छे खासे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स, एनटीएससी के क्वेश्चंस करा दिए थे। बाद में हमने कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी देखी थी जो कि एक्चुअल में इंस्पायर्ड थी वैसे तो एनसीईआरटी से, अदरवाइज वैसी सिमिलर प्रॉब्लम्स आपकी एग्जाम्स में भी आती हैं। ठीक है, प्री लेवल पे सिमिलर प्रॉब्लम सेम उसी पैटर्न पे आती है। ठीक है, क्लियर है? वाइट टी शर्ट, ठीक है, घर पहुंच गई थी है ना? कहीं घर चली गई थी क्या? नहीं, अटक गई थी, आपकी स्टक हो गई थी। ठीक है, वापस आइए। तो अभी हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो लीनियर इक्वेशन है इस टॉपिक के ऊपर आपको प्री में 100% और मेंस में क्वेश्चन मिलेंगे, बैंक में भी और एसएससी में भी। ठीक है, तो चलिए बात स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें हम लोग क्या टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 6 टाइप्स की प्रॉब्लम करेंगे, जिसमें से सबसे पहला टाइप है लीनियर इक्वेशन को हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। लीनियर इक्वेशन को हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। वो आइडेंटिफिकेशन हमारे पास 3 कैटेगरी में होता है। 3 कैटेगरी में आइडेंटिफिकेशन होता है। पहला, हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन होती है वो बेसिकली इनफाइनाइट सॉल्यूशन की होती है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन की होती है। दूसरा जो हमारे पास होता है उसमें यूनिक सॉल्यूशन होती है। और तीसरी जो लीनियर इक्वेशन हमारे पास होती है उसमें हमारे पास नो सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, तो ये 3 टाइप की हमारे पास लीनियर इक्वेशंस होती हैं। अब आप कहेंगे सर इसको कैसे देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए, जैसे हमारे पास है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x b2y c2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। अगेन अगर आप देखोगे किसी भी लीनियर इक्वेशन को मैं अगर सॉल्व करता हूं तो वहां पर सॉल्यूशन के नाम पर वहां पे लीनियर इक्वेशन में क्या होगा, यहां पे देख लीजिएगा, यहां पर ये होगा अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो सबसे पहले हम लोग इसकी प्लॉटिंग की बात करेंगे। लीनियर इक्वेशन को क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं इक्वेशन का एक फॉर्म होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, ये एक हमारे पास इक्वेशन का फॉर्मेट होता है। अगर y को मैं इधर लेके आ जाऊं तो सारा x और y एक ही टर्म में हो जाएगा, दैट इज एम एक्स प्लस माइनस वाई और c इज इक्वल टू 0। इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकता हूँ, या कई बार हम लोग इसको इसी चीज को ax प्लस बी प्लस माइनस बी वाई और c इज इक्वल टू 0, जो कि मैंने ऊपर फॉर्मेट में लिखा हुआ है। तो लाइन को रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट है। ठीक है, अब जैसा कि आप लोग जानते हो हमारे पास
अगर मैं यहाँ पर ये ग्राफ खोल के दिखाऊं आपको, ये डेसमॉस ग्राफ है, और यहाँ पर अगर हम एक ग्राफिक कैलकुलेटर खोलते हैं, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे इस ग्राफिक कैलकुलेटर को, तो यहाँ पे मैं कई लाइन के इक्वेशन रख के दिखाऊंगा आपको। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक इक्वेशन रखता हूँ, ध्यान से देखिएगा, x प्लस 2, देखो ये एक लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। अगर मैं इसी जगह पे इसको इक्वेट कर दूं किसके बराबर, y के, तो ये इक्वेशन में कोई फर्क नहीं आएगा अभी। लेकिन आप ध्यान से देखो, ये इक्वेशन कहां से पास कर रही है, 2 से। तो जो ये देखो मैंने आपको बोला था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो c जो होता है वो इंटरसेप्ट होता है कि लाइन की इक्वेशन पास कहां से करती है। देखो ये कहां से पास कर रही है, 2 से। अगर मैं इसी यहाँ पर इसी स्लोप को देखिएगा ध्यान से, इसके आगे मैं 2 लगा दूं, तो ये देखो ये स्टीप स्लोप हो गया। तो ये जो x के आगे लगा है इसको स्लोप बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं इसी को अगर चेंज कर दूं, मान लीजिए इसी जगह में मैं क्या लगा दूं, 4 लगा दूं, लेट अस अज्यूम, देखो तो और स्टीप स्लोप हो जाएगा, है ना, लाइन और खड़ी। लेकिन पास कहां से हो रही है, 2 से ही हो रही है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? तो ये लाइन बेसिकली लाइन की इक्वेशन है। तो वो जो चीज मैं लिख रहा हूं, अब अच्छा यहाँ पर इसी चीज को अगर मैं अगर यहाँ पर क्या लिख दूं, 0.5, तो देखो ये लाइन और क्या हो गई है, थोड़ी वैसी हो गई है, तो 0.5 में है। तो हर केस में ये पास कहां से कर रही है, 2 से ही कर रही है, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन मैंने लिखी थी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यहां पर अगर आप इस चीज को देखो, मैं किसी भी इक्वेशन को इस लाइन के फॉर्मेट में लिख सकता हूं। और m वहां पे क्या होता है, स्लोप, और c क्या होता है, इंटरसेप्ट की कहां से लाइन कट करके निकल रही है। जैसे हमारे वाले केस में 2 था, अगर 2 लिखूंगा तो 2 से पास करेगी, 4 लिखूंगा तो 4 से पास करेगी। अब और मजे की बात देखो, यहां पर मुझे अगेन ध्यान से सुनना, अगर जब भी मैं बोलता हूं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब होता है यहां पर एक ये लाइन है और इसी के ऊपर एक लाइन गई हुई है, इसी के ऊपर से एक लाइन गई हुई है। अब बताओ, तो जब किसी के ऊपर से एक लाइन टच करते हुए बिल्कुल एक और दूसरी लाइन जाएगी, पहले वाली लाइन है L1 और दूसरी वाली लाइन है L2, तो ये एक दूसरे को इनफाइनाइट पॉइंट पे क्या करेंगी, कट करेंगी। अगर एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन रख दोगे तो दोनों पॉइंट कितने पॉइंट पे टच कर रही हैं, इनफाइनाइट पॉइंट पे टच कर रही हैं, है ना। यहाँ पर इतने सारे सॉल्यूशंस आ रहे हैं, तो इसी चीज को बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसी चीज को क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, अगर मेरे पास एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है, दोनों लाइंस एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। यहाँ पे एक दूसरे पे के ऊपर लाई कर रही थी और ये लाइन एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। जब लाइन पैरेलल होती है तो उनके स्लोप बराबर होते हैं, उनके क्या बराबर होते हैं, स्लोप, ठीक है। तो इसका मतलब है, अब ध्यान से सुनना, ये जो चीज होती है ना, पहले वाली ये दोनों चीजें, ये स्लोप डिसाइड करती है। और जब लाइन क्या हो जाती है, पैरेलल, तो वो कहीं कट ही नहीं करती है। जब कट ही नहीं करेंगी तो सॉल्यूशन नहीं आएगा कहीं। लाइन को सॉल्यूशन के लिए एक दूसरे को क्या करना चाहिए, कट करना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं वापस से आपको लेके जा रहा हूं इस वाले ग्राफ में, जैसे मैंने एक लाइन लिख दी ये, ठीक है, और एक लाइन मैं यहां पे और लिख रहा हूं, देखिए ध्यान से, यहां पे मैं लिख रहा हूं y, कुछ भी लाइन आप बोल दो, y इज इक्वल टू 2x प्लस 5। अब देखो ये दूसरी लाइन आ गई ना, तो ये 2 लाइन है और ये 2 लाइन कहां पे कट कर रही है, इस जगह पॉइंट पे। तो इसका एक सॉल्यूशन ही आ रहा है। कितने सॉल्यूशन आ रहा है, एक। -2, 1 इस लाइन के ऊपर रखोगे तब भी सेटिस्फाई करेगा, इस लाइन पे रखोगे तब भी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो आपको समझने वाली बात यह है, यहां पर केवल और केवल एक यूनिक सॉल्यूशन टाइप की चीज मिल रही है, एक सॉल्यूशन ही मिल रहा है। तो यहां पर वापस आइए, तो इस सब चीजों को पहचानने का एक तरीका है जिसको हम लोग यहां पे बोल रहे हैं A1 A2 के कोफिशिएंट के फॉर्म में। अब वापस आओ यहां पर, अगर A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2, ये चीज दोनों स्लोप को डिसाइड करती है और स्लोप इक्वल है, इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। मुझे एक चीज बताना, मैडम आप बताओ, ये लाइन एक के ऊपर एक लाइन है, तो लाइन एक जैसी है या एक ही लाइन है, एक ही लाइन है। और जब एक ही होगी तो इसका रेशियो इसके साथ, इसका रेशियो इसके साथ, इसका रेशियो इसके साथ, सब क्या होगा, बराबर होना चाहिए। इसीलिए मैं यहां पे क्या लिखूंगा, A1 बाई A2, B1 बाई B2, C1 बाई C2। क्यों लिख रहा हूं भाई, क्योंकि लाइन एक ही है और यहां पे लाइन क्या है,
एक जैसी है बट एक ही नहीं है। तो एक जैसी है मतलब स्लोप उनका एक जैसा है, लेकिन लाइन एक ही नहीं है, इसलिए लास्ट वाला नहीं कर रहे हैं। और यहां पर यूनिक सॉल्यूशन में ये इसको साथ ये इसके साथ, तो ये देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो इसका मतलब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये जब ये केस देखो ना, ये लाइन एक जैसी है ना एक ही है, इसीलिए a1/a2 का रेशियो इक्वल ही नहीं है b1/2। ठीक है, तो यहां पर ये लाइन कैसी है, एक जैसी, और यहां पे क्या है, एक ही, और यहां पे तो कुछ भी नहीं है हमारे बीच में। ठीक है हर्षित, कहा है किसी ने तुमसे ऐसा? क्यों हर्षित, कहा है किसी ने कभी ऐसा कि हमारे बीच में कुछ भी नहीं है ऐसा? बोलो, नहीं कहा तो कहेगा कभी कोई आगे, तो उसके लिए दिल मजबूत करना है, अभी से मैं करवा रहा हूं तुम्हारा। ठीक है, क्यों, चले आगे। तो यहां पर ये वाली बात अब आपको पता होनी चाहिए, ये कोफिशिएंट के बेसिस पे। क्या आपको आइडिया लग गया है? अरे हाँ ना तो बोलो। ठीक है, इस लाइन को देखो यहां पे देखो, इस टाइप के क्वेश्चन अब बनते हैं यहां पे। अब ये क्या कह रहा है, कौन सा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू या नॉट इक्वल टू। तो अब बताओ यहां पर a की वैल्यू क्या है, ये a1x, ये b1y, और इसको इधर ले आओ तो -c1 है ना, यही तो था, प्लस c1। तो इसको लिखोगे तो a1 की वैल्यू क्या है k, b1 की वैल्यू क्या है y, और इधर देखो b2 की वैल्यू क्या है, अरे नहीं एक मिनट, k बाई, इधर देखो a1 के ऊपर क्या है ये, और ये क्या है a2, b2, c2, ये होता है ना, इसको इधर लाओ तो यहां पे ये k है, ये क्या है k बाई, और यहां पे क्या लिखेंगे 1/, तो ये मल्टीप्लाई होगा। अब यहां पे देखो, ध्यान से देखो, ये चाहिए या नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अब बताओ ध्यान से, k में अगर आपने 2 रखा तो 2 का स्क्वायर भी किसके बराबर हो जाएगा, 4k, चाहिए या नहीं चाहिए। तो k की 2 वैल्यू चलेगी या नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे नहीं, ये हमें नहीं चाहिए ना। इसी तरीके से k की वैल्यू अगर मैं -2 रख दूं तो -2 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा 4, चाहिए या नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, तो -2 भी नहीं चलेगा। जब कोई वैल्यू प्लस माइनस होती है तो उस वैल्यू को बोलते हैं क्या, मॉड इज नॉट इक्वल टू 2। देखो जिंदगी में एक चीज याद रखना, अगर आपके सामने ऐसा लिखा है मॉड x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू +-2 होता है, क्योंकि मॉड एक ऐसा मैजिक बॉक्स होता है जिसके अंदर कुछ भी डालोगे। देखो ध्यान से, इसके अंदर 2 डालो तब भी 2, -2 डालोगे तब भी क्या आएगा 2। तो इसीलिए कि x अंदर क्या है 2 भी है और -2 भी है, जिसके लिए ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, बस ये वाली बात पता होनी चाहिए। तो मॉड मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा तुम्हें सिखाया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम में तुम्हें मिलेंगे, बैंक में खासकर मिलेंगे, सीजीएल में मिलेंगे। ठीक है, तुम्हें यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस तुम बना सकते हो, मेंस तक में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, क्लियर है। इसमें बहुत सारे और क्वेश्चंस होंगे, मैं बस एक क्वेश्चन लेके आपके कहानी को आगे बढ़ाऊंगा। तो अब आपने क्या सीखा, अभी अभी आपने क्या सीखा, क्या सीखा काके, बोलो, बता ही नहीं रहे हो। कुछ लोग बताते ही नहीं मुझे कुछ भी। तो साहब जो मेरा पहला टाइप था वो था क्या, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। क्या था, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। किसमें,
क्या आ गया है आप लोगों को? ये फर्स्ट टाइप की प्रॉब्लम थी। दूसरी टाइप की प्रॉब्लम होती है जिसको बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। कैसी प्रॉब्लम होती है? सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन के लिए मेरे पास तीन तरीके होते हैं। एक सब्ट्रैक्शन, दूसरा डिवीजन, तीसरा सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, और ये ना चाहते हुए तुम लोग करते हो, ये अप्लाई करते रहते हो। ठीक है, वापस आइए, संभालिए अपने आप को। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूं, ये आपकी टाइप 2 है। इसके ऊपर ये एक्चुअल में इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आते, बट ये क्वेश्चन में यूज होता है एज ए कैलकुलेशन पार्ट। जैसे कि अगर आपके पास ऐसा है a+2 इज इक्वल टू, और ये है यहां पे मान लीजिए -b इज इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन है 5a + 7b इज इक्वल टू 9। एक ये इक्वेशन है। लेट अस अज्यूम ये दो इक्वेशन है। तो अब आप यहां पर क्या कर सकते हो, आप इस वाली इक्वेशन में क्या लिखोगे, उधर b ले जाओगे तो b क्या बचेगा, a+2, और b की जगह आप क्या पुट कर दोगे, तो ये हो जाएगा आपका 7a+2, और ये क्या है 9। तो ये 7a + 5 है, कितना हो जाएगा, और ये 7 × 2, और ये हो जाएगा 9, उधर जाएगा तो ये कितना बचेगा, हाँ भाई बोलो यार, -5। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5/12। आपने क्या किया, जस्ट मैंने एक एग्जांपल लिया समझाने के लिए कि एक इक्वेशन से a निकाला और दूसरी। ये जनरली कब करते हैं, जब a किसी एक इक्वेशन के कोएफिशिएंट में क्या होता है 1। सब्स्टिट्यूशन जनरली तब यूज करते हैं, समझ पा रहे हो, सब्स्टिट्यूशन जनरली तब यूज करते हैं। अब मान लीजिए आपके पास ऐसी इक्वेशन है 3a + 2b = 2, और यहां पर क्या है, फॉर एग्जाम्पल 6a 5b = 9। लेट अज्यूम ये एक वाली इक्वेशन है। तो अब यहां पे तुम बैलेंस आउट करोगे इसको, मान लो इसको तुम किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से, तो ये कितना हो जाएगा 6 से, ये कितना हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4। तो ये वाला तुम करते हो सब्सट्रैक्शन, ये वाला मेथड जनरली सबसे ज्यादा तुम यही वाला यूज करते हो। लेकिन कई बार क्या है, तुम्हें तीनों मेथड पता होने चाहिए। एग्जाम में कई बार ये इजी पड़ता है, कई बार ये इजी पड़ता है, कई बार डिवीजन भी इजी पड़ जाता है। ठीक है, तो अब यहां पर इसको क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट, तो ये इसके साथ निपट जाएगा, और ये कितना बचेगा -b, और ये भी कितना बचेगा, तो b कम्स आउट टू b, उठा के एक इक्वेशन में फिर से पुट कर दोगे, a भी आ जाएगा। सो ये मैं तुम्हें एक आइडिया दे रहा हूं, ठीक है, क्लियर है। अब वापस आओ, यहां पर देखते हैं एग्जांपल नंबर 3, डिवीजन। जो हमारे पास डिवीजन होता है, यहां पे क्या लिखेंगे, जैसे मान लो x + 3 = 5 = 9, और यहां पर है x - 2 / 2y = 3। अब ऐसी इक्वेशन है, तो कई बार इस टाइप की इक्वेशन में बनती है तुम्हारे पास, जब वो फ्रैक्शन वाले फॉर्मेट में देता है ना, कई बार ऐसी इक्वेशन बनती है कि किसी नंबर में 3 ऐड किया और दूसरा नंबर नहीं, रेशियो इसका ये है। तो ऐसे वाले केसेस में तुम्हें डिवीजन ज्यादा सूटेबल है। अब ये नहीं करोगे तो कि तुम इधर y ले जाओगे, इधर y ले जाओगे, तो इक्वेशन बनाओगे। ऐसे वाले केसेस में तुम डिवाइड कर दो इसको डायरेक्टली, क्या कर दो, पहली वाली इक्वेशन से दूसरी वाली इक्वेशन को क्या कर दो, डिवाइड। जैसे ही तुम डिवाइड करोगे तो ये y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो यहां पे क्या बचेगा, x + 3, और यहां पे क्या बचेगा, x - 2, और ये 2 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, है ना, ये वाला 2 कहां चला जाएगा, ऊपर, और ये क्या बचेगा 3, है ना। तो अब क्या करोगे, इसको सॉल्व कर लोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। सो ऐसे वाले केसेस में आपका डिवीजन ज्यादा सूटेबल है, ठीक है, बजाय इसके कि आप ऐसे इक्वेशन बनाते x + 3y = 9y को इधर लाते, फिर ये यूज करते, आपने डिवाइड कर दिया सीधे। तो आपको ये तीनों मेथड आपको कहीं ना कहीं यूज करने होते हैं अपने एग्जाम के क्वेश्चंस में, ठीक है, क्लियर है। एक आइडिया दे दिया मैंने आपको कि आपको सिंप्लीफिकेशन के लिए 3 तरीके होते हैं। या तो तुम जनरली अभी तक क्या करते आए हो, सब्ट्रैक्शन करते हो, तुम्हें डिवीजन पे भी ध्यान रखना है, तुम्हें कई बार सब्स्टिट्यूशन पे भी ध्यान रखना है, ठीक है, क्लियर है कि मैं थोड़ा सा और बताऊं इसको।
क्लियर है? ठीक है। अब जैसे तुम्हारे पास ये वाली इक्वेशन आई है, अब ये पहला क्वेश्चन है, ये सिंप्लीफिकेशन के ऊपर ही है। हमारा टाइप 2 चल रहा है अभी। टाइप 1 था स्लोप वाली प्रॉब्लम जिसमें ये सॉल्यूशंस बताते थे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो, यहां पे तुम्हारे लिए क्या सूटेबल है। मैं ये भी कर सकता हूं b इज इक्वल टू 5 माइनस 2a और उठा के यहां पे पुट कर सकता है इस वाली इक्वेशन में, तो 3a और b की जगह क्या लिख दूंगा 5 माइनस 2a इज इक्वल टू 4। तो अब यहां पे 3a हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा कितना 4a, ये 4 और 3 कितना हो जाएगा 7a और उधर जाएगा 10, तो कितना बचेगा प्लस का, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तुमने इसको सब्ट्रैक्शन किया होगा, मैंने इसको सब्स्टिट्यूशन किया है। क्यों? क्योंकि सिंगल कोएफिशिएंट था, तो मेरे को लिए जहां भी सिंगल कोएफिशिएंट होता है जिसके सामने 1 होता है वो मैं सब्स्टिट्यूट भी कर सकता हूं, ठीक है। तो अब a की वैल्यू ये है, तो बस किसी भी एक इक्वेशन को यूज कर लूंगा, इस वाली इक्वेशन को यूज करूंगा, तो यहां पे 2 इंटू 2 और b इज इक्वल टू 5, तो b कम्स आउट टू बी 1, तो b की वैल्यू क्या आ गई है 1 और a की वैल्यू, तो यहां पे हमारे पास क्या है पहला ऑप्शन है, ठीक है। कोई यहां पे सब्ट्रैक्शन भी यूज कर सकता था, सर यहां पे कैसे सब्ट्रैक्शन 2a प्लस b, बस एक इक्वेशन में समझा रहा हूं, बाकी आप इसकी प्रैक्टिस खुद से भी कर सकते हो ना। 3a माइनस 2b इज इक्वल टू 4, तो साहब यहां पे इसको क्या किससे मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, 4a 2b और ये कितना आ गया 10। अब आप क्या करोगे ऐड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 6a, ये सॉरी 7a, कितना हो जाएगा 7a, 3 और 4 7a, ठीक है। और ये कितना है 14, तो अगेन a की वैल्यू कितनी आ गई 2, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो वापस से। तो ये दो मेथड है, पहला मेथड सब्स्टिट्यूशन किया, दूसरा मेथड सब्ट्रैक्शन किया, ठीक है, इक्वेशन को बैलेंसिंग करके सब्ट्रैक्शन। क्लियर है? तो ये आपको थोड़ा सा इसके ऊपर कमांड होनी चाहिए, तभी आप सिंपल इक्वेशन कर पाओगे, ठीक है। वापस आइए, वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहे हैं। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा, राकेश बॉट इक्वल नंबर ऑफ 35, 45, 55 टिकट्स फॉर अ मूवी। अब बताइए ये कह रहा है इक्वल नंबर, तो वो नंबर मैं क्या मान लू n मान लू या x मान लू, जो भी मान। तो यहां पर 35 रुपीज की x टिकटें लेके आया, मान लो आप 2 लाओगे तो 35 इंटू 2 70 रुपीज की टिकट होगी। हेलो मैडम, 10 टिकट लेके आए 35 की, कितने रुपए जाएंगे आपकी जेब से? आप धुरंधर देखने गई अभी वहां पर, अभी मूवी जो सबसे ज्यादा चल रही है, आप गई आपने 10 टिकटें खरीद ली, टिकट है 350 की, कितने पैसे बने सोच रही हो? 3500। बस ये है ना, देखो जेब से पैसे ज्यादा तुरंत तुमने कैलकुलेट कर लिया, नहीं दिखानी मूवी, है ना। तो यहां पे देखो 35 इंटू एक्स, इसने बोला इक्वल नंबर, ये सोची थी मैं तो 2 मिनट इधर उधर करूं, मास्टर तुरंत, है ना, जा रही थी ना, उनको ऑब्जर्व कर रही थी, नहीं कर रही थी? अच्छा, ये कौन नई लड़की दिख रही मुझे आज यहाँ पे? ठीक है, तो यहां से इन सबको ऐड कर लीजिए, 35, 45 कितना हो जाएगा? अरे ये टोटल आ जाएगा 135x, और ये कितना है 5400, तो x कम्स आउट टू बी 5400 डिवाइडेड बाई 135, तो ये 40 नंबर ऑफ टिकट्स आ जाएंगी, ठीक है। तो आपने क्या किया, सिंपल जो भी चीज आपको नहीं पता थी, नंबर ऑफ टिकट उसको x मान लिया, है ना। तो पैसा इंटू नंबर्स इज इक्वल टू आपका जो जेब से खर्च है उसके बराबर। नेक्स्ट, अब देखिए ये सब वर्ड्स प्रॉब्लम है, जो भी चीज आपको अननोन है उसको वेरिएबल मानना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ 1 पेन एंड 2 बुक्स, तो पेन की कॉस्ट आप कितनी मान लो, एक पेन का सीपी किसी भी पेन का पी मान लो, और बुक्स का एक सीपी किसका, बुक का क्या मान लो बी।
तो एक पेन और ऐसे कितनी बुक्स, 2 बुक्स की कॉस्ट कितनी है 70। तो ऐसे बनानी इक्वेशन, ये कल भी हमने आइडिया लिया था, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ 3 पेन्स और 7 बुक्स टुगेदर कितनी है 240। अब आपके पास फिर से 2 तरीके, या तो करो सब्ट्रैक्शन, जनरली हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो पूरे को 3 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 3p 6p। अब क्या करेंगे, माइनस, इसको माइनस करिए, इसको माइनस करिए, इसको माइनस, ये चीज इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, ये कितनी बैठेगी माइनस का p b, और ये 240 तो माइनस का 30, तो बुक्स कम्स आउट टू बी, किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे। तो उसने क्या पूछा था, हाँ मत गुस्सा हो, ठीक है, ठीक है, संभाल पा रहे हो अपने आप को। तो ये सिंपल सी प्रॉब्लम्स हैं, ये सिंप्लीफिकेशन आपको सिखा दी है। तो पहली 2 प्रॉब्लम क्या थी, वेरिएबल मान के सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे, सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। तो ये सेकंड टाइप की प्रॉब्लम है। अरे हाँ ना तो बोलो। तो आपने पहली प्रॉब्लम सीखी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होते हैं 3, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। तो बस वहां पर इनफाइनाइट है तो याद रखना है क्या है, एक जैसी है या एक ही है, एक ही है, तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। और यूनिक में ना ही वो एक जैसी है ना ही एक ही है, तो a1/a2 ≠ b1/b2। और इसी तरीके से लास्ट वाले में एक जैसी है या एक ही है, एक जैसी है ना, पैरेलल लाइंस, तो उसमें कितने सॉल्यूशंस आते हैं, नो सॉल्यूशन। तो a1/a2 b1/b2 ≠ सिंप्लीफिकेशन में कितने मेथड्स, 3 मेथड्स, सब्स्टिट्यूशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन। डिवीजन जनरली कब यूज करते हैं, जब फ्रैक्शंस वाली प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग कि हम उसको उस मेथड में लेके आए, ठीक है। तो 2 मेथड्स हो चुके हैं हमारे पास। वापस आइए, कॉस्ट ऑफ 24 बनानास। तो यहां पर एक बनाना कितने का मान लो, B है ना, ये CP की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से एक ऑरेंज को तुम क्या मानोगे, O नहीं मानते, C मान लेते। तो 24 बनाना प्लस 56C = 888। कॉस्ट ऑफ 56 बनाना और 24C = 792। अब ध्यान से सुनना, आपको उसने जो क्वेश्चन पूछी है वो बनाना और ऑरेंज का मिक्स्ड दाम पूछा है। अगर वो ये पूछता केवल बनाना बताओ, केवल ऑरेंज बताओ, तो वी हैव टू सॉल्व दीज इक्वेशन। और इसको सॉल्व करना बहुत टेढ़ा काम है, क्योंकि आपको इधर इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता 56 से, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता 24 से, जो कि बहुत टीडियस टास्क हो जाता। तो आप यहां पे ध्यान दो, इसका जो कोफिशिएंट है, इसका जो कोफिशिएंट है और इसका जो कोफिशिएंट, दोनों को ऐड करने में सेम बनेगा कोफिशिएंट। तो यहां पे चेक करो, बी में ऐड करो 24 और ये कितना हो जाएगा, ये 60, ये कितना हो जाएगा 80B, अरे बोलो भाई, और ये कितना हो जाएगा 80C। क्लियर है या नहीं है? क्या कर रहे हो आप? तो अरे तो भेजो ना, 6 के नीचे भेजो। क्या कर रहा है जय? अरे नहीं करना है, करो घर से करके आओ, नीचे बैठ के करो, नीचे बैठ के करो। इसको ऐड करना, ये कितना हो जाएगा 1680। तो अब आपके पास 80 ले लो कॉमन,
तो बनाना प्लस ऑरेंज का दाम आ गया 168, तो यहां से ये 0 और ये हाँ तो ये आपका आ जाएगा 21। तो आप देख पा रहे हो आपको यहां पर वो सिंप्लीफिकेशन करने की जरूरत नहीं थी, यहां पर आपको ऑब्जर्वेशन की जरूरत थी। किसकी जरूरत थी? ऑब्जर्व करने की। सिंप्लीफाई करते, बी निकालते, सी निकालते, फिर जोड़ते, तो उसकी कोई जरूरत नहीं थी। चले आगे। अब ये देखिएगा यहां से हमारे पास टाइप 3 की प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है। टाइप 3 की प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है और ये प्रॉब्लम होती है फ्रैक्शंस वाली। ये कौन सी प्रॉब्लम है? फ्रैक्शंस प्रॉब्लम। तो फ्रैक्शन प्रॉब्लम को हम लोग कैसे देखेंगे? हमारे पास जनरली वो देता है कि कोई नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, तो हम लोग उसको वैसे ही मान लेते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, है ना। कोई भी फ्रैक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। जैसे 2/3 ये क्या है? न्यूमरेटर, और ये क्या है? डिनोमिनेटर। तो यहां पर ऐसे मान के कहानी को स्टार्ट करेंगे। तो टाइप 3 की प्रॉब्लम कुछ ऐसे आती है जो कि फ्रैक्शन टाइप की प्रॉब्लम्स होती है। तो न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है। वो कह रहा है न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से कितना लेस है? तो बड़ा कौन है? डिनोमिनेटर। और हम लोगों ने कल सीखा था कि फादर साहब बड़े हैं एज में, किससे? सन से। कितने बड़े हैं? तो वो अगर मान लो 30 साल बड़े हैं, तो 30 बड़े वाले में ऐड नहीं करते, किस में ऐड करते हैं? छोटे वाले में। तो यहां पे बड़ा कौन है? डिनोमिनेटर। तो 5 लेस है, तो 5 किसको दोगे? न्यूमरेटर को, ताकि किसके बराबर हो जाए? डिनोमिनेटर के। डन है क्या? ये वाली बात आपको समझ में आ रही है? When 2 is added to both, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, और कह रहा है कि 2 is added to both न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ऐसा करने के बाद फ्रैक्शन हो जाता है 1/2। अब एक इक्वेशन यहां से बन जाएगी आपके पास, ठीक है। तो 2n 4d + 2, इस टाइप की प्रॉब्लम आपकी सीजीएल में काफी सारी पूछी गई है, ठीक है। बैंक में थोड़ा सा और अच्छी करके ये प्रॉब्लम पूछता है, ठीक है। तो यहां पर 2n - d = -2 है ना। इसको इधर लेके आए, इसको इधर लेके गए। अब वापस आइए, एक इक्वेशन आपके पास यहां है n, इसको इधर लेके आइए, तो कितना हो जाएगा? -d, और 5 को उधर भेज दीजिए, कितना हो जाएगा? -5। अब क्या करेंगे? माइनस प्लस माइनस की प्लस, साइन बस चेंज करते हैं जब कैंसिल करेंगे। तो ये प्लस है, ये माइनस है, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितना बचेगा? n, और ये कितना आ जाएगा? 3। प्लस का 5 माइनस का 2। चेक कर लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर n 3 आ गया है तो तुरंत डिनोमिनेटर भी आपका कितना हो जाएगा? 3 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो उसने यही पूछा है, कौन सा नंबर है? 3/8। क्लियर है? स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम्स है। ऐसी प्रॉब्लम खासकर सीजीएल के प्री में पूछी जाती है। मेंस में इसी प्रॉब्लम में थोड़ा सा और अपग्रेडेशन करता है वो, ठीक है। क्लियर है यहां तक? तो ये फ्रैक्शन प्रॉब्लम वाली है। अब वापस आइए, थोड़ा सा और बेटर प्रॉब्लम देखते हैं फ्रैक्शन की, चेक करते हैं। अब देखिए ध्यान से, फिर से कैसी प्रॉब्लम है? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की। तो तुरंत मान लो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अब कह रहा है 1 is added to both, 1 is added to both। तो न्यूमरेटर में भी ऐड किया और डिनोमिनेटर में भी ऐड किया, और इसके करने से फ्रैक्शन कितना हो गया? 4/5। ये पहला वाला केस है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इस तरीके से इसको एक इक्वेशन बन जाएगी। अब यहां से नई चीज बोल रहा है, 6 is added to both its न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो अब यहां पर अगर मैं 6 ऐड करता हूं तो इट विल बिकम 5/6। क्लियर है? डन है? तो दिख रहा है 2 इक्वेशन बन रही है, सॉल्व कर सकते हो।
क्या आ रहा है आंसर? कौन सा ऑप्शन? 24/29। आप तो कुछ और बता दो। नहीं सही 19/24। आपको कितना आ रहा है? डिनोमिनेटर इज 24। आप यहां पे कंपोनेंडो डिविडेंडो भी लगा सकते हो, लग सकता है। कई बार लग जाता है, इसमें लग सकता है या नहीं लग सकता है? 5n + 5 4d + 4, इसको इधर लेके गए तो 5n - 4d, और ये चीज इधर आ गया -1। 6n + 36 5d + 30, 6n - 5d = -6। ठीक है, एक तरीका ये था कि मैं इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 6 से, तो इससे को भी किससे कर दूं? 6 से, तो ये कितना हो जाएगा? 30n, और ये कितना हो जाएगा? 24d, और ये कितना हो जाएगा? -6। और ये चीज किसके बराबर रख सकता हूं मैं? इस वाली चीज के 5n 5d = -6। मैं आपको एक दूसरा तरीका बता रहा हूं कि ऐसे करके मैं इनको इक्वेट भी करा सकता हूं। 30n 24d 6n 5d, इसको इधर लेके आएंगे 24n, उसको उधर भेज देंगे तो कितना आएगा? यही आएगा। तो अब यहां पर ये तो थोड़ा सा डिफिकल्ट सा रिलेशन बन रहा है, लेकिन आप फ्रैक्शन देखो, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर क्या बनना है? 19/24। मैंने इक्वेशन को सॉल्व नहीं किया, मेरे ने को रेशियो ही पूछा था आपने, मैंने रेशियो ही निकाल दिया। इक्वेशन सॉल्व करता तब भी मेरा टाइम जाता, n निकालता, d निकालता, पुट करता, तो मैंने उसको क्या कर दिया? कांस्टेंट को इक्वेट करा लिया। तो दीज आर सॉल्विंग टेक्निक्स, इससे थोड़ा सा आपका टाइम बच जाएगा, 30 सेकेंड। ठीक है, जैसे आपने पूरी इक्वेशन सॉल्व की है, उसकी नीड नहीं थी। ठीक है, गर्मी आ गई है, अब सब लोग नहाना स्टार्ट कर दो। ठीक है, अब ठंड नहीं बची। ठीक है, चलिए आइए साहब, चले। तो ये आपको समझ में आया, तो इस तरीके से यहां पर ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं चीजों को। आइए अब यहां पर आ जाइए, मैं आपको टाइप 4 बताने जा रहा हूं। टाइप 4, डिजिट और नंबर वाले क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। यहां पे देखिएगा, अगर आपके पास कोई भी 2 डिजिट नंबर बोलता है तो वो नंबर आप क्या मानेंगे? ए और बी। ये वाला प्लेस आपका क्या होगा? यूनिट, और ये वाला प्लेस कैसा होगा? टेंस। ठीक है, अब आप यहां पे ध्यान से सुनिएगा, आपसे अगर वो बोलता है डिजिट का सम, तो डिजिट का सम तो a + b है। क्लियर है? डिजिट तो a + b है। जैसे कि कोई भी नंबर आपके सामने मैं लिख दूं 27, तो ऑब्वियस है इसका डिजिट का सम क्या है? 7 + 2 दैट इज 9। तो डिजिट का सम तो a + b है। लेकिन यहां पर अगर आपको मैं नंबर बोलता हूं, सुनना ध्यान से, नंबर्स, नंबर क्या है इसका? तो नंबर का मतलब होता है एक वैल्यू, और वैल्यू में जैसे कि आप कहो पिताजी मुझे 1000 रुपए चाहिए, पिताजी आपको क्या करें? केवल और केवल 1 रुपया दे दें,
अब बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो यहां पे मैंने क्या किया, पोजिशनल वेटेजेस के साथ खिलवाड़ किया है। तो यहां पर जब भी एक वैल्यू की बात होती है तो वैल्यू में पोजिशनल वेटेज का मतलब होता है। तो अब यहां पे देखो, जब मैं ए की बात कर रहा हूं किसी नंबर में, बी की बात कर रहा हूं किसी भी नंबर्स के 2 डिजिट नंबर के, तो ये यूनिट प्लेस है और ये टेंस प्लेस है। तो टेंस प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा और यूनिट प्लेस को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब ये नंबर की वैल्यू है, अब ये नंबर की क्या है, वैल्यू है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कि आपको मैंने एक नंबर दिया 72, मैं पूछूं इस नंबर की वैल्यू क्या है, आप मेरे से बोलो 7 + 2 9 रुपीज वैल्यू है, तो बात बनेगी क्या? नहीं, 9 तो इसका डिजिट का सम है। अब मैं पूछूं नंबर की, तो ये वाली बात गलत है। तो ये नंबर नहीं है, ये क्या है, डिजिट सम है। ये चीज क्या है, ये नंबर का डिजिट का सम है। और मैं पूछूं कि नंबर की वैल्यू क्या है, तो आप क्या करोगे, 7 को 10 के साथ और 2 को 1 के साथ, तो ये आएगा 70 और ये आएगा 2, तो ये क्या आ जाएगा 72। क्लियर है? अब तीसरा कॉन्सेप्ट जो मुझे यहां पर पता होना चाहिए, जो क्वेश्चन में मेरे यूज होगा, अगर, तो ये पहला कॉन्सेप्ट था जिसमें वो डिजिट सम की बात करता है, दूसरा कॉन्सेप्ट वो वैल्यू की बात करता है। तीसरा कॉन्सेप्ट, अगर मुझे इफ आई वॉन्ट टू ऐड, अगर मुझे कुछ ऐड करना है, अगर मुझे कुछ क्या करना है, ऐड करना है, इफ आई वॉन्ट टू ऐड, अगर मुझे कुछ ऐड करना है, तो आपको ध्यान देने वाली बात यह है, मुझे ऐड हमेशा वैल्यू में करना होता है। कहां करना होता है, वैल्यू में। ठीक है, तो अब यहां पर क्या मतलब है, जैसे कि अगेन मैं बोल रहा हूं आपके पास नंबर है 72, मैं इसको 10 इंक्रीज कर रहा हूं, कितने से इंक्रीज कर रहा हूं, 10। तो आप क्या करोगे, इस नंबर की वैल्यू तैयार करोगे, 70 इंटू 10 इंटू क्या करेंगे, 7 इंटू 10, 2 इंटू 1 और इसमें ऐड करेंगे 10। ये चीज सही है। आप ऐसा कभी गलती से भी मत कर दीजिएगा कि 7 + 2 में आप 10 ऐड कर दो, ये चीज ब्लंडर हो जाएगी। ये डिजिट का सम है और ये इसकी वैल्यू है। वैल्यू मींस पोजिशनल वेटेज चाहिए मुझे, बात समझ में आ रही है? तो जब भी कुछ भी ऐड करना है, कुछ भी सब्ट्रैक्ट करना है, तो मुझे पोजिशनल वेटेजेस को लेना पड़ेगा, मैं डायरेक्टली नहीं ऐड कर सकता। यहां पर इसकी कहानी का मतलब है 10a + b + 10, और इस कहानी का मतलब है a + b + 10। ये नहीं करना है, ये करना है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो कुछ भी ऐड करेंगे, कुछ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, वैल्यू में करेंगे, वैल्यू में करेंगे, वैल्यू में करेंगे। ये कंफ्यूजन आएगी आपके पास जब आप बड़े क्वेश्चंस करोगे इसके। ठीक है, क्लियर है? तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हम लोग यहां से चौथा पॉइंट इसी नंबर्स थ्योरी का डिस्कस करने जा रहे हैं। फोर्थ पॉइंट जो मेरे पास है वो ये है, अगर मेरे पास कोई नंबर होता है AB, ठीक है, तो यहां पर इस नंबर की अगर मैं लिखूं और नंबर का रिवर्स लिखूं, तो नंबर यहां पर है AB और इस नंबर का रिवर्स है BA। यही तो मतलब है नंबर का रिवर्स। जैसे यहां पे लिखा है 72 और मैं लिख दूं 27, तो ये नंबर है और ये नंबर का क्या है, रिवर्स है। ठीक है, तो वापस से यहां पे बात करेंगे। तो नंबर की वैल्यू जैसा कि हम लोग जानते हैं 10a + b है, और रिवर्स में अगर हम इसकी वैल्यू देख रहे हैं तो 10b + a है। और कई बार क्या करता है, नंबर्स में से रिवर्स घटवा देता है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 10a + b में से माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, रिवर्स को, 10b + a को। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, ये बन जाता है 9 और ये बन जाता है b, हो जाएगा। तो ये चीज जब भी आप करोगे तो 9 का मल्टीपल आता है। किसी भी नंबर और उसका रिवर्स जब भी माइनस करते हैं तो ऑलवेज इट इज अ मल्टीपल ऑफ क्या, 9। जैसे कि आप 72 और इसको नंबर और इसके रिवर्स को माइनस करिए, 72 में से 27 माइनस करिए,
72 में से 27 माइनस करिए, जल्दी से बताइए मुझे क्या आएगा, बताइए। मैं बोल रहा हूं ये 9 का मल्टीपल आएगा, आपका आंसर कितना आ रहा है? हाँ 45। तो 45 इज अ मल्टीपल ऑफ 9, ठीक है। तो 45 किसका मल्टीपल है? 9 का मल्टीपल है। यही सेम कॉन्सेप्ट आपका 5th नंबर पे यूज होता है। अगर आप कोई एक नंबर लेते हैं और उसका रिवर्स लेते हैं और दोनों को क्या करते हैं? ऐड। तो यहां पर देखिएगा जब हम ऐड करेंगे इट इज अ मल्टीपल ऑफ 11। तो यहां पर इस नंबर की वैल्यू लिखिए 10a प्लस बी और रिवर्स में वैल्यू लिखेंगे 10b प्लस ए। और जब हम इसको ऐड करेंगे नंबर विद इट्स रिवर्स तो 10a प्लस बी, तो ये हो जाएगा 11a प्लस बी। सो इट इज अ मल्टीपल ऑफ 11। तो ये वाली बात भी हमें पता होनी चाहिए। जैसे यहां पे चेक कर लीजिए, नंबर को उसके रिवर्स के साथ 72 प्लस 27, मैं बोला 11 का मल्टीपल होगा। आपका आंसर कितना आ रहा है? 99। 99 11 इंटू 9 होता है। क्लियर है? सो दैट इज ऑल अबाउट कि ये नंबर्स के बारे में इतनी बातचीत आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है साहब? ये अभी तक मैंने जितनी बातचीत की ये सब 2 डिजिट नंबर के बारे में है। एग्जामिनर इसको 3 डिजिट में भी लेके जाएगा। 3 डिजिट में एक और पॉइंट है, उसको भी दिखा देता हूं मैं आपको, फिर उसके बाद आप इसको देख सकते हो। आपको पहले पॉइंट में कोई डाउट तो नहीं है? दूसरे में, अरे डिजिट सब में, दूसरे में वैल्यू में, तीसरे में कुछ भी ऐड करना, कुछ भी सब्ट्रैक्ट करना है तो वैल्यू बना के करना है। चौथा कॉन्सेप्ट ऑब्वियस है, रिवर्स के साथ जब डिफरेंस होता है तो 9 का मल्टीपल और रिवर्स के साथ ऐड होता है तो 11 का मल्टीपल। अब इसका लास्ट पॉइंट दैट इज 6th पॉइंट, 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर की बात करेंगे तो नंबर होता है हमारे पास ABC। अगर इस नंबर की वैल्यू लिखना चाहता हूं मैं तो यहां पर ये टेंस, ये यूनिट प्लेस है, ये टेंस प्लेस है और ये कौन सा प्लेस है? 100, सीधे 1000। तो यहां पर 100A 10B प्लस C। क्लियर है? और यहां पर अगर मैं नंबर का डिजिट सम लिखता हूं तो फिर कुछ नहीं होगा, फिर तो A प्लस B प्लस C होगा। क्लियर है? अब मजे की बात देखो, अगर यहां पर आपसे कहता है कि नंबर को रिवर्स कर दो तो ये नंबर क्या होगा? CBA। जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ 729, तो ये कितना हो जाएगा? 927। तो यही तो होगा। तो इसमें एक प्लेस अनचेंज्ड है दैट इज B। तो जब आप यहां पर रिवर्स की वैल्यू बनाएंगे तो ये क्या बनेगा? 100C प्लस 10B प्लस A आ जाएगा। और आइए, और यहां पर रिवर्स का अगर आप डिजिट सम करेंगे तो फिर से अगेन वही आएगा A प्लस B प्लस C, उसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन अब मजे की बात यह है, अगर आप नंबर में से, ये आपका पॉइंट हो गया नंबर 1। अब सेकेंड पॉइंट, अगर नंबर में से रिवर्स माइनस करना चाहते हो, अब ध्यान से देखो नंबर क्या लिखा है? 100A 10B और C, और रिवर्स क्या है? 100C 10B प्लस A। तो देखो इससे ये निपट जाएगा। अरे यस या नो? A इसमें से जाएगा तो ये बेसिकली 99 का क्या आ जाता है? मल्टीपल। ठीक है? और इसमें मजे की बात यह है कि B उड़ चुका है। ठीक है? तो कुछ ऐसी इक्वेशन बनवाता है वो, कहां पर? 3 डिजिट नंबर में। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए, बाकी क्वेश्चन में भी आप अप्लाई करोगे तो सीख जाओगे। ठीक है? चलिए अब हम लोग, इतनी जानकारी अब हमारे पास बहुत आ चुकी है, अब वी आर रेडी फॉर क्वेश्चंस। चले भाई लोगों, आइए साहब। आइए, ये कौन सा टाइप चल रहा है? कौन सा टाइप है? अरे पहला टाइप सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशंस। दूसरा सिंप्लीफिकेशन, तीसरा फ्रैक्शन, चौथा डिजिट, जिसके ऊपर चौथा टाइप चल रहा है ये हमारा। बताइए किसकी बात कर रहा है?
2 डिजिट की, तो सबसे पहले 2 डिजिट को ये मान लो, तो ये डिजिट सम बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि वैल्यू की बात कर रहा है, तो क्या मैं लिखूंगा, लिख दिया मैंने। अब क्या कह रहा है, 54 इज सब्ट्रैक्टेड, कसमें खाई गई हैं, कुछ भी ऐड करेंगे कुछ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे वैल्यू में करेंगे, तो इसको पहले वैल्यू बना लो। इस नंबर की वैल्यू क्या होगी, इस नंबर की वैल्यू क्या होगी 10a प्लस b, वैल्यू के लिए पोजिशनल वेटेज चाहिए हमें। 72 7 प्लस 2 नहीं होता, 9 नहीं होता है, वो 7 इंटू 10 और 2 इंटू 1। तो अब नेक्स्ट वाली कहानी ये है, इस वैल्यू में क्या सब्ट्रैक्ट किया गया है, तो 10a प्लस b में 54 सब्ट्रैक्ट किया गया है। तो ऐसा करने के बाद क्या हो जाता है, डिजिट जो हो जाती है वो रिवर्स हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, इसका मतलब वो ba बन जाती है। अब ba की भी यहां पे सामने ये एक वैल्यू है, तो इसके सामने वैल्यू ही होगी। अरे यस या नो, इंसान की शादी किसके साथ होगी, हर्षित, जानवर के साथ, इंसान के साथ, तो यहां पे वैल्यू है, तो इधर सामने भी क्या होगी। हर्षित को जितने भी मैं लॉजिक देता हूँ शादी से रिलेटेड देता हूँ, मोटिवेट कर रहा हूँ, जॉब जल्दी लगे, शादी करे। हर्षित को, तुम्हें नहीं करनी है, तुम तो मना कर रही थी। 10b प्लस a, हर्षित जिसे मना कर देगा, हर्षित को मैं दूसरे एग्जांपल लेने चालू कर दूंगा। हाँ भाई इधर आ जाइए, तो 54, अब देखिए ये चीज, ये नंबर्स के साथ जब तुमने 54 नंबर की वैल्यू में से, तो रिवर्स भी बनेगा तो वो भी वैल्यू लिखोगे, सो दैट इज द की। तो एक इक्वेशन यहां से बना लो, a को इधर लाओ, कितना बचेगा 9a, और ये इधर लेके आओगे तो ये क्या बचेगा 9b, 54 को उधर भेज दो, ठीक है, और a माइनस b, ठीक है, तो यहां पर a माइनस बी इज इक्वल टू 6। आपको मैंने बताया है अगर a की वैल्यू चाहिए तो सम डिवाइडेड बाई 2, और b की वैल्यू चाहिए तो डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2, तो 18 बाई 2 दैट इज, और ये 3, तो a और b की वैल्यू आ चुकी है। ऑप्शन नंबर क्लियर है ना। कहां से बताऊं, स्टार्टिंग से ही। ये नंबर है 2 डिजिट का नंबर, कैसे मानेंगे, एबीसी, एबीसी या एबी, एबी, डिजिट का सम क्या होगा a प्लस बी, ठीक है, वो 12 है। अब क्या बोल रहा है वो यहां पे, वो मेरे से कह रहा है कि साहब 54 को सब्ट्रैक्ट किया। आप बताओ, पिताजी ने आपने 72 रुपीज दिए, आपने मार्केट में जाके 2 रुपए खर्च कर दिए, तो मैं इस 72 को कैसे लिखूंगा, 7 प्लस 2 माइनस 2, ये चीज सही है, या 7 के साथ 10 इंटू 2 के साथ 1 माइनस 2, ऑब्वियस है ये 72 बनेगा। ऊपर वाला तो डिजिट सम है, तो कोई भी वैल्यू में अगर घटाना होता है या ऐड करना होता है तो वैल्यू बनाते हैं, तो वैल्यू बनाओ पहले। ये वैल्यू बनाने का तरीका भी पीछे बताया था, 10a प्लस बी, इसमें 54 घटाया। कहता है ऐसा करते ही नंबर रिवर्स हो जाएगा, अगर a b है तो क्या हो जाएगा ba, तो ba की वैल्यू क्या होती है 10b प्लस a, दोनों को इक्वेट किया, एक इक्वेशन आ गई a माइनस बी वाली। दोनों इक्वेशन, अब 2 इक्वेशन तैयार है, ये पहली इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया। तो अभी भी हम लोगों ने क्या सीखा था कि जब भी ऐसा हो a प्लस बी, a माइनस बी, तो सम डिवाइडेड बाई 2 और डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अच्छा इसने कह रहा है कि बैक सब्स्टिट्यूशन से भी तुम ये सब काम कर सकते थे, मतलब ऑप्शन को यूज कर सकते थे, ठीक है, ऑप्शन को भी यूज करके ये काम किया जा सकता था, ठीक है। लेकिन अभी आप स्टार्टिंग फेज में क्वेश्चन सॉल्व करना सीखो। लास्ट वाला क्वेश्चन कितने लोगों को आ गया सही तरीके से, रेज योर हैंड, सबको आ गया, ठीक है। तो मेक श्योर, अब ये देखो ये भी नंबर्स के ऊपर कहानी है, किसके ऊपर कहानी है, नंबर्स के ऊपर, इसको भी देखो। कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स को कैसे मानोगे, एक नंबर अगर n है तो दूसरा नंबर है ना, ऐसे जो नंबर होते हैं ना जैसे 6 7 8 9, ये सब कॉन्सेक्यूटिव है, ये इससे एक ज्यादा है, ये इससे एक ज्यादा है, ये इससे एक ज्यादा है,
है ना, n+2 n+3 n+4। ठीक है, ये है, इन सबका सम कह रहा है, तो ये कितने बार नंबर है, 5 बार, तो ये कितना हो जाएगा 5n, और इनको ऐड कर दो। क्यों 5 है ना, ये देखो अच्छा RSTP मैंने 4 नंबर लिखे, कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं। अरे 2 मिनट मेरे को भी दे दो समय। ये क्या लिखा हुआ है RSTP, तो मैंने लिख लिया। R की वैल्यू क्या है, ये देखो, ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, ये T है ना। तो उसने बस इसको स्किप कर दिया है, Q को ऐड नहीं किया है। तो देखो n कितने बार आएगा, 1 2 3 4, तो सीधे लिख सकते हैं 4n, और यहां पे देखो 5 और 4 9 और 1 0 1, तो इसमें से जाओ घटा दो, कितना बचेगा, हाँ 23 तो यहां से 4 से डिवाइड करो, कितना आएगा 23 आ गया पहला नंबर, और उसमें प्रोडक्ट ऑफ, अरे भैया कॉन्सेक्यूटिव नंबर बोलेगा तो मानोगे कैसे, अगर पहला नंबर x लोगे तो दूसरा x+1 x+2 x+3 x+4, यही तो मानोगे 5 नंबर, ये पहला नंबर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। अब वो ये कह रहा है कि इसको छोड़ के इन सब का सम, तो ये नंबर क्या है x x x x 4x 4 और 3 7 और 2 9, सो दैट इज ऑल अबाउट। अरे हाँ ना तो बोलो, अब तो ऐसे ही देखते रहो बस, केवल नहीं समझ में आ रहा है, इतनी सीरियस नजरों से देख रही हूं। अब बताओ यहां पर, अब वो क्या कह रहा है, इसका प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट भी किसका चाहिए Q और, तो Q क्या है, देखो Q देखो, ये अगर 23 है तो ये क्या होगा, तो 24, और ये क्या है, तो Q और R 24 इंटू 25, देखो 25 को तो आप समझ पा रहे हो ना कितना आ जाएगा, 600 या 650, ठीक है, हाँ सही कह रहे हो। 25 को अगर, है ना, इसको ऐसे में देख रहा हूं, 20 इंटू ये कितना है 500, और फिर क्या देख रहा हूं 4 इंटू 25, ये कितना है 100, तो इसको मेंटली देख रहा हूं तो ये 600 आ रहा है, ठीक है, समझ पा रहे हो काके। चले आगे, कितने लोग ये कहते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, ये नंबर्स को मानना है तुम्हें, और कुछ नहीं करना था, डिजिट डिजिट सम नहीं बोल रहा है यहाँ पे, सिंपल सिंपल बातें बोल रहा है। टाइप 5 एजेस वाले क्वेश्चन, हेलो, यहां पर आपको हमेशा प्रेजेंट एज एज्यूम करनी है। जैसे मान लो बात कर रहे हैं फादर, तो फादर की एज एफ ले लो, सन और फिर वाइफ, तो ये एजेस ले ली। अगर कहता है बिफोर 5 years तो क्या करेंगे, f-5 s-5 w-5। आफ्टर 10 year क्या करोगे, इसीलिए प्रेजेंट मानता हूं मैं बस केवल, क्योंकि मुझे जो भी चीज में प्लस माइनस करना मेरे लिए क्या हो जाता है, बिल्कुल आसान हो जाता है। ये टाइमलाइन है, ये प्रेजेंट है, अगर इधर जाऊंगा तो माइनस, इधर जाऊंगा तो प्लस, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट। और दूसरी इसमें नोट पॉइंट क्या है, अगर कभी डिफरेंस पूछता है, डिफरेंस ऑफ एज
ऑफ टू पीपल। तो आपको हमेशा याद रखना है, वो चाहे पास्ट में पूछे, चाहे फ्यूचर में पूछे, चाहे प्रेजेंट में पूछे। कई बार ऐसा बोलता है 5 साल पहले पिताजी और बेटे में क्या अंतर था, तो तुम 5 साल माइनस मत करना, जो डिफरेंस प्रेजेंट में है वही होगा। तो फादर माइनस सन, तो 5 साल पहले भी और 5 साल बाद भी डिफरेंस रिमेन्स सेम। ठीक है, तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। क्लियर है? दूसरा नोट पॉइंट, एज में बोलेगा आफ्टर 5 इयर्स, तो सबकी एज बढ़ानी है, +5 करेंगे, ऐसा नहीं किसी एक की निपटा दी। उसने बोला आफ्टर 5 इयर्स सब में +5 करना है। तो ये इतनी नोट पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। दिस इज अ कॉमन सेंस जो कि आप डे टू डे लाइफ में यूज करते हो, तो वही कॉमन सेंस यहां पे भी लगाना है क्वेश्चन में भी। क्लियर है? चलें आगे, आइए साहब। छह टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ये 5वां टाइप चल रहा है। अब देखो 8 इयर्स एगो बोला, सबसे पहले फादर है, प्रेजेंट में जो जो वेरिएबल्स बोले गए, फादर, डॉटर, मदर, ये प्रेजेंट में तीनों वेरिएबल्स मान लिए ताकि सोचना ना पड़े एक्स वाई जेड किस, कौन एक्स है, कौन वाई है, कौन जेड है। तो प्रेजेंट एज, अब वो 8 इयर्स पहले की बात कर रहा है, तो f-8 d-8 क्या बोल रहा है? फादर जो है वो 3 टाइम्स है, किससे? डॉटर से। यही बोल रहे हैं पहले वाले रिलेशन में। तो भैया फादर तो f-8 है और डॉटर है d-8, 8 इयर्स एगो। अब पिताजी मान लीजिए 30 साल के हैं और डॉटर 10 साल की है, तो आपको मल्टीप्लाई किसको करना पड़ेगा? 10 को, सो दैट वो बराबर हो जाए। ठीक है, सो ये वाली कहानी आपको ध्यान रखनी है। हमारे साथ एक स्कूल में लड़का पढ़ता था दिल्ली में, उसकी 18 साल में ही शादी हो गई थी। और हाँ, हरियाणा से ही था, तो 18 साल में शादी हो गई। तो पता चला जब कॉलेज में जा रहे हैं तो बाप बेटे एक ही जैसे लग रहे हैं, क्योंकि पिताजी पास ही नहीं हो पाते थे उसके, 10th ही नहीं पास हुए 5 बार। तो बताइए यहां पर किसको मल्टीप्लाई करोगे? इसको, एक इक्वेशन बन जाएगी यहां से। अच्छा हाँ, अब देखो ध्यान से, यहां पर मैंने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा ढंग से। अब वो क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से। In a family 8 years ago father age was 3 times, father age 8 years ago की लेनी है और डॉटर की एज क्या लेनी है? प्रेजेंट की। तो ये वाली एज लोगे तुम d और ये लोगे f-8, उसके बावजूद फादर की एज बड़ी है, तो अब आप मल्टीप्लाई किसको करोगे इसको इक्वेट करने के लिए? इसको। तो ये पहली इक्वेशन बनेगी यहां से। देखो ध्यान से क्या कह रहा है, 8 साल पहले पिताजी की जो एज है वो 3 गुनी है डॉटर की अभी की एज के। तो यहां पे हो जाएगा f-3d = 8। ये पहली इक्वेशन अब बन गई सही से। अब नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन मदर एज एंड डॉटर एज। मदर एज एंड डॉटर एज का डिफरेंस जो है वो 38 है। अब आगे पढ़िए, यहां तक हो गया। अब इस वाली लाइन को, फाइंड द एज ऑफ डॉटर।
डॉटर की एज पूछी गई है। इफ हर फादर इज 6 years older than her mother, अब जो फादर साहब हैं वो मदर से बड़े हैं, तो अब कितने बड़े हैं? 6 साल। तो 6 किसको दे दो? मदर को। तो f माइनस एम इज इक्वल टू 6। हाँ जी, अब आप यहां पर देख सकते हो आपके पास एक इक्वेशन तो मदर और डॉटर की है। आपके पास यहां पे अगर हम मदर को फादर की जगह क्या करते हैं सब्स्टिट्यूट, तो एक ही में आ जाएगा। और ये पैटर्न आपका एग्जाम में बहुत कॉमन है, बैंक एसएससी में ये पैटर्न बहुत आता है। तो ये पैटर्न समझ लो और फटाफट करना होगा। 1 मिनट के अंदर अगर तुम इस क्वेश्चन को बनाना सीखते हो धीरे धीरे, तब तुम्हारी जीत है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो आ जाइए फाइनल करते हैं इसको। अब आप क्या करेंगे, यहां पर फादर को उठा के इधर यहां पे पुट कर दीजिए। तो m प्लस 6 माइनस 3d इज इक्वल टू 8। तो यहां पे आ जाएगा m माइनस 3d इज इक्वल टू, उधर लेके जाएंगे 6 को, तो ये बचेगा 2। अब आप यहां पे देख लो, यहां पर इसमें से इसको क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। आप समझ लो, ये वाली इक्वेशन मैंने यहां बनाई है, नहीं ऊपर। तुम लोग समझ गए हो ना? तो बस इसको माइनस कर दो, मदर यहां पे कैंसिल आउट, यहां पे प्लस, तो माइनस का 2d और ये माइनस का 36, और 36 डिवाइडेड बाई तो 18। ये कौन सी तुमने कैलकुलेशन सीखी है? 12 बता रहे हो? ये टेबल तुमने स्पेशल अलग से सीखी है क्या? तुमसे कौन कह रहा है? मैं पीछे वाले से कह रहा हूँ। हाँ अच्छा, तुम अच्छा तेज हो रहे हो। अब आप ये पैटर्न देख लेना, ये एज वाले क्वेश्चन बहुत फेमस है, इस टाइप का पैटर्न। मैं फिर से बता दूं इसको एक बार, मैडम फिर से बता दूं, समझ में आ गया? तो आप जैसे जैसे दिया गया है बस आपको करना क्या, देखो ध्यान से। इक्वेशन है 3, तो किसी एक इक्वेशन का वेरिएबल हटा दो, 2 की इक्वेशन बना लो। अब हटाओ किसको? ऐसा ना करना कि डॉटर को ही हटा दिया, जो चाहिए उसको रखो। वही क्वेश्चन है, किसने कहा? ये तुम्हारा आई वॉश है। अब आइए पिछले वाला क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दूं, पिछला वाला क्वेश्चन। कह रही हूं अब मुझे कोई उम्मीद नहीं है, जैसे कहते थे आप दवाओं की नहीं, दुआओं की जरूरत है। चीजें करते रहो, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, करने से ही होंगी। ठीक है, तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? कुछ नहीं नोट कर लियो। जल्दी से ट्राई करो, दूसरा क्वेश्चन है, इसमें सन आ गया है। अभी तक जो भी चीज़ नहीं समझ में आई पूछना ज़्यादा, कुछ नोट ही नहीं किया होगा तो कहाँ पूछोगे? कोई चीज़ नहीं है समझ में आई पूछ लो, और पूछ के जाया करो, ऊपर आ जाया करो, पूछ लिया करो। ये नहीं क्लास खत्म हुई घर भाग गए। अब देखो क्या बोल रहा है, इन अ फैमिली, मैंने क्या बताया? प्रेजेंट एज मानो, जो जो चीज़ें हैं, तो पहले क्या है? फादर, तो उसको कैपिटल F, डॉटर कैपिटल D, मदर कैपिटल M, और सन उसको कैपिटल S। ये प्रेजेंट एजेस हो गई हैं। 8 years एगो फादर एज 3 times द डॉटर प्रेजेंट एज, जो काम पहले किया है। वाह सीधी। अच्छा सुनती रहती हो, फिर उसके बाद दिमाग से निकाल भी देती हो। अब देख लो यहाँ क्या है? फादर कह रही अब तो मुझे और समझ में नहीं आएगा, है ना? मेरे को ऐसा होता था, मेरे को टीचर ये पेन कैसे लाई हो जो चल नहीं रहे? फादर, डॉटर, मदर, सन, ये प्रेजेंट एज है। पहली लाइन पढ़ो जरा, क्या कह रहे हैं?
8 साल पहले फादर की एज क्या होगी, f-8। आगे देखो डॉटर्स की प्रेजेंट एज क्या है, d। कौन ज़्यादा है, फादर। कितने टाइम, 3 गुना। अगर फादर 30 हैं और डॉटर 10 है तो किसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, कम वाले को, ताकि बराबर हो जाए। ये एक इक्वेशन बन गई है ना, यहाँ तक डॉटर्स परसेंटेज तक। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन पढ़ो। नहीं समझ में आया, डॉटर्स प्रेजेंट एज यहाँ तक हमने कहा ना। देखो फादर की एज 8 साल पहले, फादर की प्रेजेंट एज जो भी है उससे 8 साल पहले डॉटर की प्रेजेंट एज के 3 गुने हैं। तो ये चीज़ अगर 30 है तो ये 10 है, तो 10 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से ताकि वो 30 के बराबर हो जाएगा। एक इक्वेशन यहाँ बन गई। अब आगे बढ़ना, क्या लिखा है, द डिफरेंस बिटवीन, तो मदर और डॉटर एज का कितना है, 38। सॉल्व नहीं हो रहा सर ये। हाँ कंटिन्यूएशन है। अब यहाँ देखो, ये सेकंड पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है, 10 ईयर्स अगो, तो 10 साल पहले, तो f-10 करेंगे। 10 ईयर एज ऑफ फादर वॉज 2 टाइम्स द एज ऑफ सन। एज ऑफ सन कितनी है, अगर प्रेजेंट में s है, प्रेजेंट एज ऑफ सन पूछ रहा है, 2 टाइम्स द एज ऑफ सन, तो s-10 करेंगे। और फादर 2 गुना है तो किसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फादर को या सन को, सन को। बिल्कुल रिलैक्स होकर बेटा, कोई दिमाग में टेंशन मत लो कि कुछ मैं बोल रहा हूँ या कुछ नहीं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, f-2s, क्या आ जाएगा -10। एक इक्वेशन ये बना दी मैंने। ठीक है, और वो सन पूछ रहा है। फादर की एज पिछले वाले क्वेश्चन से कितनी निकली थी, फादर की एज पिछले वाले क्वेश्चन से कितनी आई थी, 62 -2s, तो इधर आएगा ये 72 2s 36 है। तो ये एक्चुअल में क्या है, इसने पिछले क्वेश्चन का डेटा यूज किया है ना, उसका ही कॉन्टिन्यूएशन है। जो तुम कह रहे थे वही क्वेश्चन है ना। देखो ध्यान से, यहाँ पे फादर की एज 62 थी, मदर की एज 56 और डॉटर, तो फादर की एज मैंने यहाँ पे यूज की है, क्योंकि ये क्या कह रहा था, फादर की एज जो है 10 ईयर्स अगो, मतलब f-10, और सन की एज भी क्या हो जाएगी, और ये क्या है 2 गुना है, तो 2 से मल्टीप्लाई किसको करेंगे, सन को, ताकि किसके बराबर हो जाए, फादर के, और इक्वेशन बन जाए। और फादर की एज कितनी थी, तो ये कितना हो जाएगा 52, और इसको 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 26, s कम्स आउट टू बी, ठीक है। तो इसमें और कुछ नहीं था, बस तुम्हें अलग से कुछ नहीं करना था, वो पिछले वाला क्वेश्चन ही था। अब आ जाओ टाइप 6 की प्रॉब्लम, जो कि आती है कॉइन बैक प्रॉब्लम। अगर आपके पास कोई एक बैग है, उस बैग में 5 रुपए के सिक्के हैं, 10 रुपए के सिक्के हैं, 20 रुपए के सिक्के हैं, 100 रुपए के सिक्के हैं। 100 का सिक्का आता तो है, चलो
मान लो 1 रुपए का सिक्का है। अब ध्यान से देखो यहां पर इस बैग में कितने सिक्के हैं ये तुम्हें पता है, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, 5 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का सिक्का, 20 के सिक्के और 1 रुपए के सिक्के, इनका रेशियो दे दूंगा 1:2:3:4। तो ये क्या है, नंबर ऑफ कॉइन किसमें, इन बैग। अब मान लो आपके पास एक ही सिक्का होता है 1 रुपए का, तो उससे वर्थ कितने की बनती, 1 की, है ना। यहां पे तो ये इसको हम लोग क्या करते हैं, रेशियो को वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं। इसको क्या बोलेंगे, x, इसको क्या बोलेंगे 2x, इसको 3x, इसको 4x। हमने बोला x सिक्के हैं। अब आप क्या करोगे, इसको ये डिनोमिनेशन जिसकी वैल्यू है इनटू नंबर ऑफ कॉइन, तो ये कितना हो जाएगा 1 इंटू एक्स। इधर क्या होगा 5 इंटू 2x, यहां क्या हो जाएगा 10 इंटू 3x और 20 इंटू 4x। और मैं ये सब मिला जुला के बता दूंगा कि इसकी वैल्यू 500 है, कि मेरे पास जो बैग में है उसकी टोटल वैल्यू किसके बराबर है, 500 के। तो मैंने तुम्हें दो चीजें दी, नंबर ऑफ कॉइन इन अ बैग का रेशियो दे दिया और टोटल वर्थ पकड़ा दी। तो आपने वर्थ निकाली, उनको जोड़ा तो टोटल वर्थ आपके पास ये आ गई, जिसको आपने 500 से इक्वेट कर दिया। ये कॉन्सेप्ट है, इसमें थोड़े से वेरिएशंस भी होते हैं। आइए चलिए कुछ क्वेश्चंस करके देख लेते हैं। अब कौन कौन से रुपीज हैं, 5 रुपीज, 10 रुपीज। ठीक है, कह रहा है बैग कंटेन सर्टेन नंबर ऑफ कॉइन इन द डिनोमिनेशन ऑफ 5 एंड 10 रुपीज, और जिसकी टोटल वैल्यू उसने बता दी है कि बैग में जो टोटल वर्थ है वो 190 रुपए की है। ये टोटल वर्थ है। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, अगर मैं यहां पर मुझे कॉइन्स नहीं पता है तो मैं इसको बोलता हूं कि इसके पास x कॉइन्स है, ये क्या है नंबर ऑफ कॉइन्स, और इसके पास y कॉइन है। तो अब आपको बता रहा है कि x प्लस वाई जो नंबर है वो किसके बराबर है, 26 के। अच्छा दूसरी बात, आप यहां से इसकी वर्थ निकालिए। आपके पास अगर जेब में 5 सिक्के हैं 5 रुपए के, तो 25 रुपए हैं। तो अगर x सिक्के हैं तो ये कितना हो गया 5 इंटू एक्स, और ये कितना हो जाएगा 10 इंटू वाई, और ये चीज किसके बराबर है, तो दैट इज ऑल अबाउट। इसको डिवाइड कर दो 5 से, तो 1 प्लस ये कितना आएगा, तो x प्लस 2y, एक दूसरा इक्वेशन यहां से आ गया 38। x कैंसिल आउट कर दो तो ये माइनस वाई बचेगा, तो y कम्स आउट टू बी 12। तो ऊपर यहां पे 12 रखोगे, x प्लस 12 इज इक्वल टू 26। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यही पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ 10 रुपीज कॉइन। नहीं, हाँ 10 रुपीज कॉइन तो y था ना, हाँ तो यही है आंसर। अगर इसका पूछता तो y की वैल्यू निकाल लेते, 14 आ जाता। ठीक है, तो 12 हमारा सही आंसर है। ये समझ में आ रहा है, ठीक नहीं, डन। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं है, 5 6 इसके नंबर ऑफ कॉइन्स मान लो, आपके पास जितनी जो भी वैल्यू है उसके साथ नंबर मल्टीप्लाई, ये इसकी वर्थ बनती है। आइए अब मैं आपको एक स्पेशल टाइप सिखाने जा रहा हूं, सुनना ध्यान से, जो आपको मेंस में हेल्प करेगा। ठीक है, अब मेंस की क्लास तो अलग से होगी, ठीक है, लेकिन फिर भी जो मैं आपको टाइप सिखाने जा रहा हूं
वो आपको मेंस में हेल्प करेगा। आइए जरा, अब ये सब प्रॉब्लम आप बना सकते हो। हमारे सारे टाइप्स खत्म हो गए हैं। आप इस क्वेश्चन को देखो, फिर मैं इस क्वेश्चन को डिकोड करना तुम्हें सिखाऊंगा। पहले तुम अपनी तरफ से देखो इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन एक टाइप है। पढ़ रहे हो इस क्वेश्चन को? सेम क्वेश्चन तुम्हारे मेंस वगैरह में आए हुए हैं, बैंकिंग में। एसएससी सीजीएल में इस लेवल के क्वेश्चन नहीं है, मेंस में भी, ठीक है, लेकिन आपके बैंक में जरूर आए हुए क्वेश्चन, क्योंकि बैंक कॉपी करता है कैट को, और वो भी बैंक के मेंस में। चले, अब इस क्वेश्चन को तुमने देख लिया है, एक बार ट्राई करोगे? चलिए मैं तुम लोगों को बताता हूं, इसका हैक बताता हूं इस क्वेश्चन का। हेलो, इधर देखो, सब लोग पेन डाउन। ट्राई करना है तो मुझे बोलो, मैं दे दूंगा 1-2 मिनट। ट्राई करना है तो आप ट्राई करो, मैं दे रहा हूं 2 मिनट। कम से कम क्वेश्चन तो पढ़ो, क्या कह रहा है वो तो समझ लो। आ गया? चलिए, टाइम अप हो गया है। अब इतना टाइम तो मिलता नहीं एग्जाम में। अब इधर आइए, सब लोग ध्यान से देखिएगा। कोई एक जेंटलमैन है, डिसाइडेड टू ट्रीट फ्यू चिल्ड्रन, ठीक है, ही गिव्स हाफ ऑफ द स्टॉक। तो मैं स्टॉक को अगर एक्स बोल लेता हूं, कितना बोल लेता हूं? एक्स। मेरे पास जो टोटल स्टॉक है वो कितना है? एक्स, क्योंकि उसने लास्ट स्टॉक ही पूछा इनिशियली, तो मैंने उसकी वैल्यू एक्स बोल दी है। अब वो क्या करता है? ही गिव्स हाफ ऑफ हिज स्टॉक, ठीक है, तो वो उसके पास जो बच जाएगा, रिमेनिंग बचेगा, हाफ देने के बाद कितना रिमेनिंग बचेगा? ये चीज रिमेनिंग कितनी बचेगी? हाफ। और उसके बाद वो क्या कह रहा है? देन, ध्यान से देखिए, देन ही गिव्स एक्स्ट्रा 1। तो इसका मतलब रिमेनिंग में से एक क्या करोगे? माइनस। ये उसने फर्स्ट चाइल्ड को दिया है। ये उसने किसको दिया है?
फर्स्ट चाइल्ड को। अब मतलब जब वो उसने फर्स्ट चाइल्ड को दे दिया, उसके बाद ये रिमेनिंग मैं लिख रहा हूं, प्लीज डिस्टर्ब मत करिए, 2 मिनट मेरे को बोल लेने दीजिए, ध्यान से सुन लो। मैं फिर से क्या बोल रहा हूं, कोई एक जेंटलमैन है, डिसाइडेड टू ट्रीट अ फ्यू चिल्ड्रन इन द फॉलोइंग मैनर, ठीक है, ही गिव्स हाफ ऑफ हिज टोटल स्टॉक। तो एक्स अगर टोटल स्टॉक है तो उसने आधा स्टॉक दे दिया है, तो उसके पास बचा कितना स्टॉक है, आधा। मैं रिमेनिंग लिख रहा हूं। रिमेनिंग लिखने का भी लॉजिक यहां पे क्यों है, क्योंकि रिमेनिंग लास्ट में 0 हो जाता है, इसलिए मैं रिमेनिंग लिख रहा हूं। दैट इज द रीजन मैं यहां पे रिमेनिंग लिख रहा हूं। अच्छा, जो बचा है और फिर उसके अलावा उस बचे में से एक और दे देता है वो निकाल के, तो रिमेनिंग आधा बचा था, उसमें से एक निकाल के और दे देता है। ये पहले वाले चाइल्ड के काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद वो क्या किया, फिर से जो हाफ ऑफ द रिमेनिंग, तो मैंने रिमेनिंग जो बचा हुआ है उसका फिर से आधा दे देता है, किसको, बच्चे को। और उस रिमेनिंग का फिर क्या बचेगा, इस रिमेनिंग का आधा दे देगा तो आधा ही बचेगा, और इस आधे का भी क्या करेगा, -1। तो ये सेकेंड चाइल्ड के ऊपर ये एप्लीकेशन होती है, बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से थर्ड चाइल्ड को क्या करेगा, हाफ, रिमेनिंग का हाफ दे देगा, और उस रिमेनिंग से फिर एक और निकाल के दे देगा, तो क्या बचेगा ये। ऐसा वो कितने बार कर रहा है, कितने बार कर रहा है, 5 बार कर रहा है मेरे लाला। इसका मतलब है यहां पे फिर आधा रिमेनिंग का, फिर उसका -1। क्लियर है, ये देख रहे हो, ये समझ में आ रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, ये क्या है, चौथा। और उसके बाद फिर से क्या करेगा, हाफ, और रिमेनिंग का क्या करेगा, माइनस, और उसके बाद रिमेनिंग कितना बचता है उसके पास, 0। क्या ये इक्वेशन समझ में आ रही है। तो इस इक्वेशन को आप सॉल्व नहीं कर सकते एग्जाम टाइम में, और करोगे भी तो गड़बड़ हो जाएगी। अरे यस या नो, हाँ या ना, ये समझ रहे हो ना। ये पहला बच्चा, ये दूसरा बच्चा, ये तीसरा बच्चा, ये चौथा बच्चा, और ये पांचवा वाला बाहर। क्लियर है, बोलो भाई लोगों। अब आओ वापस से इधर देखो, यहां पर हम लोग यूज कर सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बैक ट्रैकिंग। यहां हम क्या यूज कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ बैक ट्रैकिंग। अब ये कॉन्सेप्ट ऑफ बैक ट्रैकिंग क्या है, देखो 1 2 3 4 5, लास्ट में मेरे पास क्या था, 0। देखो ध्यान से, मेरे को करना क्या है, मेरे पास आधा और 1 माइनस ये किया गया था ना। तो जब मैं लास्ट से चलूंगा तो एक सबसे पहले माइनस की जगह एक को क्या करूंगा, ऐड, और उसके बाद इसी चीज को क्या कर दूंगा, हाफ को क्या कर दूंगा, डबल। तो यहां पे ध्यान से देखो, माइनस को प्लस और मल्टीप्लाई को डिवाइड, और डिवाइड को मल्टीप्लाई। तो ये डिवाइड था तो क्या करा, मल्टीप्लाई। तो बैक ट्रैकिंग में रिवर्स ऑपरेशन करते हैं, इसको तुम्हें लगाना है। तो अब ध्यान से देखो, ये कितने बचे हैं, यहां पर 2, तो यहां पे आंसर कितना है 2। अब वापस से करो, 2 का आधा करो, कितना बचेगा 1, और 1 एक और निकाल के दे दिया रिमेनिंग में से, तो क्या आ जाएगा 0। मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही। तो ये कॉन्सेप्ट ना तुम्हें मेंस के लिए याद रखना है। अगर किसी को लोड लग रहा है तो छोड़ दो, अभी प्री का कर लो, फिर बाद में कर, लेकिन एक बार तुम इस चीज को एक बार नोट्स में लिख लेना ताकि तुम रिवाइज में इसको देख पाओ। अब वापस आओ, अब बिल्कुल आसान है। हेलो, इसमें 1 प्लस करो, 2 में 1 प्लस करो और डबल कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 6। 6 में 1 ऐड करो और डबल कर दो, 14 में 1 ऐड करो और डबल कर दो, 30 में 1 ऐड करो, डबल कर दो। तो इनिशियली मेरे पास कितनी थी 62 मेरा आंसर है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? अगर आप इस प्रोसेस को रिपीट करना चाहते हो तो देख सकते हो, दिखाऊं मैं तुम्हें। 62 इनिशियली इसके पास थी,
उसका आधा कर दिया उसने तो 31, उसमें से एक निकाल के और दे दी तो कितनी बची है 30। अब ये से जानो 30 थी, आधी कर दी 15, 15 उसके बाद बची, उसमें से एक और दे दी तो कितनी बची 14, 14 थी उसकी आधी कर दी 7, 7 का भी एक निकाल के दे दिए, 6 की आधी 3, 3 में से एक और दे दिया, 2 का आधा किया, एक और निकाल के दे दिया। तो ऐसे बैक ट्रैकिंग कहते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं? बैक ट्रैकिंग। क्या तैयार हो तुम? सीख चुके हो? अरे सीख चुके हो? अरे खत्म लोगों, सीख चुके हो ये प्रॉब्लम बैक ट्रैकिंग की? देख लिया है? तो एक क्वेश्चन दे दूं तो खेल जाओगे या फैल जाओगे? अरे एक क्वेश्चन दे दूं तो खेल जाओगे या फैल जाओगे? फैल जाओगे क्वेश्चन पे। बिल्कुल सेम मॉडल पे यही टाइप रिपीट होता रहता है एग्जाम में। अब बता दें कि क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। अरे कुछ नहीं डिपेंड करेगा, यही बिल्कुल सेम क्वेश्चन लेकिन अलग सिचुएशन में। चलो ये क्वेश्चन मैंने कहां से पिक किया है? कैट 2020 से। कैट 2018 का क्वेश्चन दे रहा हूं। सेम क्वेश्चन बैंकिंग में आया हुआ है, मेंस में, प्री में नहीं, मेंस में। चलिए एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको। क्या हो गया? एक बार और बता दूं? ठीक है कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। देखो जिंदगी में एक बार और बताने से बेहतर है एक दूसरी प्रॉब्लम कर लेना। ठीक है इधर आओ। देखो जवानों, मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन भेजा है। अब ये मैंने क्यों भेजा है क्वेश्चन दूसरा वाला? आगे है ना? आगे है ना सबके पास? फटाफट देखो। बस कर दी गलती बेटा, इतनी होगी। एक छोटी सी बात बताई है, उसमें भी नाटक कर रही हो। बस गोली मारी जा रही है इसके बाद तो सीधे। डन है क्या? अभी भी नहीं निकाला तुम लोगों ने? आ जाओ। दिख रहा है ना तुम लोगों को? ये क्वेश्चन दिख रहा है ना? वैसे तो तुम्हारे पास क्वेश्चन भी है। A shop store X kg of rice। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं। फर्स्ट कस्टमर बाइज हाफ ऑफ अमाउंट, तो तुम्हारे पास कितना था? X kg। तो पहला वाला कस्टमर कितना ले जाता है? आपके पास टोटल कितना है? X
kg। तो आपके पास रिमेनिंग कितना बचता है जब पहला वाला कस्टमर ले जाएगा, x/2 और प्लस हाफ kg और दे देते हो तो -2 माइनस हाफ। अरे देखो ना, फर्स्ट कस्टमर वाइज हाफ प्लस हाफ kg ऑफ राइस, तो रिमेनिंग कितना बचेगा, जो टोटल है उसका आधा तो दिया ही है, उसके अलावा हाफ kg और दे दिया है, ठीक है। और सेकंड कस्टमर फिर से भाई कितना करता है, हाफ, रिमेनिंग हाफ। अब फिर थर्ड कस्टमर क्या करता है, हाफ, रिमेनिंग हाफ, और उसके बाद रिमेनिंग कितना बचता है, रिमेनिंग 0 बचता है। देख लो, ये फर्स्ट कस्टमर, ये सेकंड कस्टमर, ये थर्ड कस्टमर, रिमेनिंग आपका 0 है। तो मैंने फोकस पूरा किस पे रखा है, रिमेनिंग पे। लेकिन कसम है तुम्हें कि इस तरीके से करोगे तो फंस जाओगे। तो अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहला कस्टमर, दूसरा कस्टमर, तीसरा कस्टमर, तुम पहले कहां थे, 0 पे। अब फिर से देखो, तुम्हारे पास पहले हाफ आया, हेलो, ये माइनस वाला है, ये कम हुआ था, और ये क्या हुआ था, आधा। तो तुम्हें मैंने क्या बताया, माइनस है तो प्लस, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, बैक ट्रैकिंग में। तो 0 में पहले हाफ प्लस करोगे, हाफ हो जाएगा, और उसका डबल कर दोगे तो ये कितना आएगा, 1 kg। अब फिर से क्या करोगे, 1 प्लस हाफ, और उसका क्या करोगे, डबल, तो 3/2 का क्या हो जाएगा, 3 kg, ठीक है। और 3 का क्या करोगे, 3 प्लस हाफ, ये 3.5 को क्या लिखते हो, 7/2, डबल कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 7 kg। 7 kg किस ऑप्शन के बीच में आएगा, 5 से 8 के बीच में आएगा। क्लियर है, अब तुम्हें समझ में आ रहा। अब ये देखो, तुम कहोगे मुझे 100 क्वेश्चन चाहिए, इसके बाद 2 क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट सीखना होता है और उसको अप्लाई करना स्टार्ट कर देना होता है। तो 2 स्टैंडर्ड क्वेश्चंस पकड़ लिए मैंने तुम्हारे को। ये तुम्हें मैंने लास्ट में जाते समय क्या दिया है, ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए। अब तुम चला पा रहे हो, नहीं चला पा रहे हो, जो तुम्हारी बैक ट्रैकिंग की प्रॉब्लम है वो वाली जो तुमने दिखाई थी, वो भी बिल्कुल इसी मॉडल से सॉल्व होगी। क्लियर है, तो सो दैट इज ऑल अबाउट। आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। नहीं समझ में आया, बैक ट्रैकिंग में क्या करते हैं, तुमने पहला कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया, आधा, फिर क्या किया, माइनस। तो पहले बैक ट्रैकिंग में क्या आएगा, माइनस का प्लस, और फिर डिवाइड का मल्टीप्लाई। मतलब बैक ट्रैकिंग में उल्टा चलता है, माइनस पहले प्लस हो जाएगा और डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा। और एक बार एक स्टेप सही से करना, फिर दूसरा तीसरा तो बिल्कुल वैसे ही चलता है। तो मैंने पहले 5 सिखाया, फिर 3 सिखा दिया। दोनों एग्जाम की प्रॉब्लम है, ये 18 में पूछी, वो 20 में पूछी, एक सेम प्रॉब्लम 24 में भी पूछ ली है। तो ऐसा पैटर्न इन्वॉल्व चलता रहेगा, तो तुम्हें पैटर्न पकड़ना है। नहीं आएगा, तुम गलत कर रहे हो, गलत कर, ये खोलना बहुत मुश्किल है ना। हाँ, इक्वेशन से करो खुद से, मैं क्या बताऊं, नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा, गलत कर रहे होगे तब आ रहा है। चलिए ठीक है, थैंक यू। और ऐसे को कैसे करोगे, 3 कर लिए तो हिम्मत जुटा ली, 5 वाले को कैसे करोगे, समझ रहे हो। हाँ, क्यों, पैटर्न बनेगा बस उसका, उसने ये लास्ट वाले का नंबर बता दिया है, तो वो साइकिल तुम चलाती जाओगी हर बार, और वो नंबर देखना पड़ेगा कि कहीं मैच कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है तो नन ऑफ दिस, कर रहा है तो वो आंसर कर देना, ठीक है।